हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं प्रज्ञा और आज की वीडियो लेक्चर में हम जो है क्लास 9 हिस्ट्री का चैप्टर 1 के एक्सरसाइजेस का पार्ट 3 देखेंगे। तो चैप्टर 1 हमारा है द डॉन ऑफ मॉडर्न कल्चर इन यूरोप एंड इंडिया। तो यूरोप और इंडिया में जो मॉडर्न कल्चर का शुरुआत हुआ था उसके बारे में हमने इस चैप्टर में देखा था। तो इसे अर्ली मॉडर्न एज भी कहा जाता है। तो इसके क्वेश्चन आंसर्स हम डिस्कस कर रहे हैं और ये जो है क्वेश्चन आंसर्स का थर्ड पार्ट है। तो थर्ड पार्ट में हमको क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? What impact did caste system have on the development of intellectual thought in India? तो caste system जो हमारे इंडिया में है, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, ये जो कास्ट सिस्टम है, इसका क्या इम्पैक्ट हुआ है डेवलपमेंट का, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट का क्या इम्पैक्ट हुआ है इंडिया में? तो कास्ट सिस्टम का मिक्स्ड इम्पैक्ट है इंडिया के इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में। तो ऑन वन हैंड इट हेल्प प्रिजर्व traditional knowledge as Brahmin caste focused on learning, teaching and maintaining sacred text. This allowed subjects like mathematics, astronomy, medicine and philosophy to grow. तो कास्ट सिस्टम का सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या है? जो हमारा जो ट्रेडिशंस है, तो ब्राह्मण कास्ट जो है ये लर्निंग, टीचिंग और ये जो स्कैर्ड बुक्स है जैसे रामायण, महाभारत, ये सबको संजो के रखने का काम करते थे। तो और जो सब्जेक्ट्स हैं मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, फिलोसफी, इसका ग्रोथ हुआ। हाउएवर द कास्ट सिस्टम हैज़ अ नेगेटिव इम्पैक्ट। और इसका नेगेटिव क्या है? ये पॉजिटिव इम्पैक्ट है। ठीक है, यहाँ पे थॉट्स बताए जो डेवलपमेंट में क्या इम्पैक्ट पता है। तो ये आपका फर्स्ट वाला जो है ये आपका हो गया पॉजिटिव इम्पैक्ट। और नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है? एजुकेशन एंड लर्निंग वेयर रेस्ट्रिक्टेड मेनली टू अपर कास्ट। तो जैसे कि आपको पता होगा, हम इतने दिनों से हिस्ट्री पढ़ते आ रहे हैं, जो तो अपर कास्ट के लोग हुआ करते थे उनकी तक जो है जो पढ़ाई लिखाई है, टीचिंग है, वो सीमित थी। तो इससे क्या हुआ? जो एजुकेशन एंड लर्निंग है वो अपर कास्ट तक सीमित रह गई। अ पीपल फ्रॉम लोअर कास्ट वेयर डिनाइड एक्सेस टू नॉलेज एंड क्रिएटिव एक्सप्रेशन। दिस लिमिटेड द स्प्रेड ऑफ न्यू आइडियाज एंड स्लोड साइंटिफिक एंड सोशल प्रोग्रेस। तो जैसे कि आपको पता ही होगा, हम पढ़ते आ रहे हैं, जो लोअर कास्ट के लोग हैं, इसलिए आज की डेट में भी लोअर कास्ट के जो लोग हैं उनको रिजर्वेशन मिलता है हर जगह पे। तो लोअर कास्ट के लोग जो है उनको पढ़ाई लिखाई, नॉलेज, अपने एक्सप्रेशन, अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने की मनाही थी उस समय। तो इस कारण जो है जो आइडियाज़, नए आइडियाज़ जिस रफ्तार से स्प्रेड होना था, साइंटिफिक और सोशल प्रोग्रेस होना था जो हमारी कंट्री में, वो थोड़ा सा लिमिटेड हो गया। नेक्स्ट इज हाउ डिड स्कॉलर्स ऑफ इस्लामिक कंट्रीज कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ साइंस इन ह्यूमनिस्ट यूरोप। तो यूरोप में जो इस्लामिक कंट्रीज के जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने कैसे डेवलपमेंट, जो साइंस का डेवलपमेंट है उसमें कंट्रीब्यूट किया। सो अरब फिलोसफर्स, ठीक है, तो हम इस्लामिक कंट्रीज की बात कर रहे थे, तो अरब की जो फिलोसफर्स है स्टडीज एंड ट्रांसलेटेड द वर्क ऑफ चाइनीज साइंटिस्ट एंड इंडियन मैथमेटिक्स। तो अरब जो फिलोसफर्स है वो क्या करते थे? चाइनीज और इंडियन मैथमेटिक्स, चाइनीज साइंटिस्ट और इंडियन मैथमेटिक्स का जो वर्क है उसको अपने लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते थे। They adopted Indian mathematics, particularly the decimal number system. They also adopted some well-known Chinese inventions such as gunpowder, block printing and magnets. तो ये सारी चीज़ों को भी वो उन्होंने अडॉप्ट किया। तो उसके बाद अरब इंटेलेक्चुअल बिल्ट अपॉन द वर्क ऑफ चाइनीज एंड इंडियन एस्ट्रोनॉमर इन कैलकुलेटिंग द मोशन ऑफ प्लैनेट, स्टार्स एंड हेवनली बॉडीज। तो जो मोशंस है प्लैनेट, स्टार्स, हेवनली बॉडीज, इनका भी स्टडी किया। उसके बाद the scientific treatise from other country for their way to European scientists। और इस तरीके से जो यूरोपियन साइंटिस्ट है वहाँ तक नॉलेज पहुँचा। और इससे क्या हुआ? जो इंडिया और चाइनीज़ का जो नॉलेज है वो यूरोप तक अरब साइंटिस्ट के थ्रू पहुँच गया। Next is what are the similarities and difference between the literary scientist studies of humanities in Europe and middle class in India। तो similarities और differences क्या है जो literary studies है humanist में कि यूरोप में और मिडिल क्लास इंडिया में? तो similarities क्या है? Both wanted to study literature and gain knowledge। तो similarities इसमें क्या है? दोनों जो यूरोप और मिडिल क्लास है, जो यूरोप है और जो इंडिया का जो मिडिल क्लास है, वो दोनों लिटरेचर को पढ़ना चाहता था और नॉलेज गेन करना चाहता था। ह्यूमनिस्ट स्टडी क्लासिकल टेक्स्ट फॉर मॉरल एंड प्रैक्टिकल आइडियाज। इंडियन मिडिल क्लास स्टडीज लिटरेचर फॉर यूजफुल स्किल्स। तो ये था सिमिलरिटीज। बोथ ग्रुप्स बिलीव्ड, दोनों ग्रुप क्या बिलीव करते थे? एजुकेशन कुड इम्प्रूव सोसाइटी और इंडिविजुअल लाइफ को इम्प्रूव कर सकते थे। तो डिफरेंसेस क्या था? एम क्या था स्टडी का? तो ह्यूमनिस्ट जो थे यूरोप में, उनका फोकस था एंशिएंट ग्रीक और रोमन क्लासिक्स को स्टडी करने में, जिससे वो ह्यूमन वैल्यूज, रीजन, इंडिविजुअल
इंडिविजुअल फ्रीडम को स्टडी कर सके। लेकिन इंडियन मिडिल क्लास जो है वो मॉडर्न सब्जेक्ट्स पे फोकस करती थी, जैसे कि साइंस हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया और इंग्लिश, ताकि उनको जॉब मिल सके ब्रिटिश रूल के अंदर। सोर्स ऑफ लर्निंग क्या था? सोर्स ऑफ लर्निंग अगर हम यूरोपियन ह्यूमनिस्ट की बात करें तो ओल्ड जो क्लासिकल मैन्युस्क्रिप्ट्स थी वो उनके सोर्स ऑफ लर्निंग थी, और इंडियन मिडिल क्लास जो है वो नई टेक्स्ट बुक्स से पढ़ रहे थे, स्कूल्स यूनिवर्सिटीज़ में जाके पढ़ रहे थे, जो कि ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस कराए थे हमारे कंट्री में। आउटकम क्या हुआ? ह्यूमनिस्ट जो थे लेड टू रिनाइंसेस, न्यू आर्ट फॉर्म्स एंड साइंटिफिक थिंकिंग। तो ह्यूमनिस्ट जो है अब क्या इजाद किया उन्होंने? रिनाइंसेस, एक नया आर्ट फॉर्म उन्होंने डेवलप किया, साइंटिफिक थिंकिंग उन्होंने स्टार्ट किया, और इंडियन मिडिल क्लास बिकेम द फाउंडेशन फॉर सोशल एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म मूवमेंट्स इन इंडिया। और जो लर्निंग प्रोसेस है उसके बढ़ने से इंडियन मिडिल क्लास में क्या हुआ? जो सोशल और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स है, जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है, वो स्टार्ट हुआ इंडिया में ब्रिटिशर्स के खिलाफ। नेक्स्ट इज हाउ डिड ह्यूमनिज्म चैलेंज द अथॉरिटी ऑफ चर्च। जैसे कि हमने देखा कि पहले के समय में क्या होता था, चर्च जो बातें बोलती थी वही सही होता था, लेकिन जो ह्यूमनिज्म के आने के बाद से जो चर्च का जो अथॉरिटी है उसको चैलेंज किया गया। तो कैसे चैलेंज किया गया? तो ह्यूमनिज्म चैलेंज द चर्च इन फॉलोइंग वेज। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट है ह्यूमनिस्ट एनकरेज पीपल टू थिंक यूजिंग लॉजिक एंड रीजन इंस्टेड ऑफ ब्लाइंडली फॉलोइंग चर्च टीचिंग। तो ह्यूमनिस्ट ने एनकरेज किया लोगों को कि आप लॉजिकली और रीजन के साथ, है ना, हर चीज का होने का लॉजिक होता है। अगर कोई बोल रहा है पृथ्वी स्ट्रेट है तो वो स्ट्रेट क्यों है, कैसी है, ये हमको लॉजिक चाहिए, उसके लिए रीजन चाहिए। नहीं, हमको सिर्फ और सिर्फ चर्च जो बोल रहा है उसको ब्लाइंडली, मतलब बिना सोचे समझे बिलीव नहीं करना है। दे बिलीव दैट ह्यूमंस एंड देयर एक्सपीरियंस वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट जस्ट रिलीजियस रूल। तो ये क्या बिलीव करते थे कि ह्यूमंस और उनके एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ रिलीजियस रूल्स का इंपॉर्टेंस नहीं है। Humanists read Greek and Roman books that promoted free thinking which sometimes contradicted church ideas. तो ह्यूमनिस्ट जो है वो ग्रीक और रोमन बुक्स को पढ़ते थे, ठीक है। उससे क्या होता था? उनकी फ्री थिंकिंग बढ़ती थी, और कभी कभी क्या है, चर्च के जो आइडियाज है उससे वो मतभेद कर देते थे। नेक्स्ट इज ह्यूमनिस्ट क्वेश्चंस ओल्ड बिलीव्ड एंड प्रैक्टिसेस दैट चर्च हैड कंट्रोल्ड फॉर सेंचुरीज। तो सालों साल, है ना, हजारों साल से, 100 साल से जो ओल्ड बिलीव्स और प्रैक्टिसेस चर्च लोगों के ऊपर फॉलो किया जा रहा था, तो ह्यूमनिस्ट ने उनको क्वेश्चन करना चालू किया। लास्ट पॉइंट, ह्यूमनिस्ट बिलीव दैट लर्निंग these texts could improve the ability of young people to think right formally, address the public, argue a case in court, or talk intellectually about trade and politics. So they began to establish schools to impart classical education. तो ह्यूमनिस्ट क्या बिलीव करते थे कि ये जो टेक्स्ट वगैरह है, जो क्लासिकल टेक्स्ट है, उनको पढ़ के वो अपनी एबिलिटी जो है सोचने की, समझने की, लिखने की, लोगों से कैसे बात करना है, कोर्ट में कैसे केस लड़ना है, अपना अलग अपना जो भी विचार है उसको लेके आना, ट्रेड और पॉलिटिक्स, ये सब में हेल्प करने वाला है। इसलिए वो स्कूल्स को प्रमोट करने लगे ताकि जो क्लासिकल एजुकेशन है वो लोगों तक पहुंचा सके। नेक्स्ट इज हाउ वेयर रेनेसांस पेंटिंग एंड स्कल्पचर डिफरेंट फ्रॉम द आर्ट ऑफ मिडिल एजेस। तो रेनेसांस की जो पेंटिंग और स्कल्पचर थी वो मिडिल एजेस के आर्ट से कैसे डिफरेंट थी। तो सबसे पहला तो है, आर्टिस्ट जो है उन्होंने रियल ह्यूमन बींग्स, पहले क्या होता था, कोई भी सिनरी विनरी ऐसा जो हमेशा जो है मोस्टली जो है चर्च और चर्च से रिलेटेड पेंटिंग्स बनाई जाती थी, लेकिन अब जो है रेनेसांस के टाइम में रियल ह्यूमन बींग्स की पेंटिंग का चलन आ गया। एज दे ऑब्जर्व देम, तो पेंटिंग्स जो है जैसा वो ऑब्जर्व करते थे तो रियल ह्यूमन बींग्स और रियल चीज़ों की जो पेंटिंग है वो बनाने लगे। इवन रिलीजियस फिगर्स लुक मोर लाइफ लाइक एंड शोड इमोशंस। और जो भी वो पेंटिंग बनाते थे, जैसे रिलीजियस फिगर्स ही अगर वो बना रहे हैं, वो ज़्यादा ऐसा लगता था कि वहाँ वो साक्षात हैं, उनमें जो इमोशंस हैं, हंसने के, रोने के, वो साक्षात वहाँ पे दिखते थे। अपार्ट फ्रॉम रिलीजियस सब्जेक्ट्स, वेल्दी एंड इलाइट पीपल ऑल्सो गॉट देयर पोर्ट्रेट्स पेंटेड। जैसे कि मैंने बताया कि रिलीजियस सब्जेक्ट्स है ना, जो चर्च है, वो सब कुछ छोड़ के भी जो पैसे वाले लोग हैं और जिनका एक रुतबा है, वो लोग भी अपने पोर्ट्रेट्स बनाने लगे। पोर्ट्रेट क्या होता है? अपनी खुद की तस्वीर बनवाना।
जैसे कि आज के समय में हम कैमरा में फोटो क्लिक करते हैं, तो उस समय तो कैमरा होता नहीं था, तो क्या होता था, लोग अपने पोर्ट्रेट्स बनाना चालू कर दिए। न्यू कलर्स फ्रॉम इंडिया एंड ईरान एंड यूज ऑफ ऑयल कलर्स हेल्प आर्टिस्ट क्रिएट मेनी न्यू शेड्स एंड एक्सपेरिमेंट मोर। तो नए नए कलर्स जो है वो इंडिया से, ईरान से वो लोग यूज करने लगे, ऑयल कलर्स आ गए, जिससे आर्टिस्ट जो है नए शेड्स बनाने लग गए और एकदम रियल और एक्सपेरिमेंट करने लग गए, रियल लुक देने लग गए। आर्टिस्ट लर्न हाउ ऑब्जेक्ट लुक स्मॉलर व्हेन दे आर फार अवे एंड लार्जर व्हेन दे आर क्लोजर। दिस हेल्प देम टू क्रिएट डेप्थ एंड मेक पेंटिंग मोर रियलिस्टिक। तो जैसे कि आर्टिस्ट जो है अब ये उन्होंने ज्योमेट्री भी अपने पेंटिंग्स में अप्लाई करने लगे। तो अगर अपनी आंख से अगर आप देखोगे तो दूर की चीज़ें आपको क्या दिखेगी, छोटी दिखेगी, पास की चीज़ें क्या होती है, बड़ी होती है। तो आर्टिस्ट इन चीज़ों को समझ के अब पेंटिंग बनाने लगे कि हाँ, उनको किस तरीके से, मतलब दूर की चीज़ है तो उसको छोटा बनाना है, बड़ा बनाना है, कैसे उसको लुक देना है। विद साइंटिफिक स्टडीज एंड ह्यूमन डिसेक्शन बाय स्कॉलर्स लाइक एनरियस वेसालियस, आर्टिस्ट मेक लर्न ह्यूमन एटोनॉमी। तो अब ह्यूमन एटोनॉमी की भी स्टडी होने लगी, मतलब ह्यूमन का बॉडी स्ट्रक्चर कैसे होता है, उसका बोन का स्ट्रक्चर कैसे होता है, कैसे जो बोन्स हैं वो एडजस्टेड रहती हैं हमारे बॉडी में। तो इन साइंटिफिक स्टडीज़ और ह्यूमन बॉडीज़ की स्टडी से भी पेंटर्स को बहुत ही हेल्प हुई। दिस हेल्प देम ड्रॉ परफेक्ट मसल्स, बोन्स एंड ह्यूमन प्रोपोर्शन। तो उनको जैसे कि पता है कि कहाँ पे चीक बोन्स कैसे होते हैं, आईब्रो के बोन्स कैसे होते हैं, ऐसा सब जानने से वो बहुत ही परफेक्ट पिक्चर बनाने लगे। तो लियोनार्डो डा विंसी, ठीक है, ये एक बहुत ही बड़े पेंटर थे, जैसे कि हमने बुक में देखा है, हमने जब चैप्टर हम डिस्कस कर रहे थे, तो इनकी बेस्ट इसमें से पेंटिंग है। तो बिकॉज ऑफ बेटर नॉलेज ऑफ ज्योमेट्री, पर्सपेक्टिव, एनाटॉमी, साइंटिस्ट कुड क्रिएट परफेक्ट रेप्लिका ऑफ व्हाट दे सॉ इन रियल लाइफ। तो ये सारी नॉलेज के कारण, ज्योमेट्री का, ठीक है, दूर की चीज़ें छोटी, पास, और अपनी आंखों से देखने का नज़रिया, पर्सपेक्टिव, और ह्यूमन एनाटॉमी को जानने के बाद आर्टिस्ट जो है परफेक्ट रेप्लिका मतलब सेम टू सेम पिक्चर बनाने लगे अगर किसी भी चीज़ की वो बना रहे हैं तो। Next is, what is the meaning of realism in art? Which Hindi films do you think are realistic? Explain with reason. तो realism in art मतलब अगर हम किसी पिक्चर को देख रहे हैं तो उसमें कितनी सच्चाई है, ठीक है, और अगर आप हिंदी फिल्म देखते हैं तो उनमें से कौन सी एक पिक्चर है जो आपको रियलिस्टिक लगे, आपको एक्सप्लेन करना है। तो रियलिज्म इन आर्ट मीन्स showing life as it actually is. Artists show real people, real situation, natural emotions, everyday life instead of imaginary or exaggerated scenes. तो रियलिज्म आर्ट में क्या है, जैसे कि मैंने बताया कि हाँ, एक हम सही सच्चाई को दिखा रहे हैं। तो आर्टिस्ट जो है ऐसा दिखाते हैं कि वहाँ पे सही के लोग हैं, सही के सिचुएशंस हैं, एक नेचुरल इमोशन, अगर कोई रो रहा है तो वो रोते हुए दिख रहा है, हंस रहा है तो हंसते हुए दिख रहा है, हर और रोज की जो जीवन मर्रा की जो जिंदगी है उसमें क्या सिचुएशंस हो रहे हैं वही चीज़ों को दिखाया जा रहा था, ना कि एक्सक्रोरेटेड सीन, मतलब बढ़ा चढ़ा के कोई सीन को नहीं दिखाया जा रहा। तो रियलिस्टिक फिल्म्स की अगर हम एग्जाम्पल्स देखें तो सबसे पहले आप दंगल देख सकते हैं। तो दंगल एक रियल लाइफ स्टोरी पे आधारित है। तो एक रेस्लर गीता फोकट, उसकी रियल लाइफ स्टोरी है। तो प्रेजेंट रियल, उसके रियल स्ट्रगल्स क्या थे, ट्रेनिंग, फैमिली, सोशल इशू, हॉनेस्टी, ये सारी चीज़ें बताई गई है। और अगर हम नेक्स्ट एक पिक्चर के बारे में बात करें तो तारे ज़मीन पर, तो इसमें भी रियल प्रॉब्लम दिखाई गई है एक बच्चे के लिए, जिससे डेक्लीशिया, ठीक है, डेक्लीशिया जैसे कि एक कंडीशन होता है जिसमें बच्चा चीज़ों को थोड़ा धीरे से समझता है, कम समझता है, जैसे कि कुछ बच्चे बी को डी लिखते हैं। तो इस तरीके के जो सिचुएशन होते हैं उसे डेक्लीशिया कहा जाता है। तो इमोशन, स्कूल में प्रेशर कैसे होते हैं, अगर चाइल्ड को एक छोटा सा ऐसा इशू है तो चाइल्ड का एक्सपीरियंस क्या होता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। अगर और एक पिक्चर बोले तो अभी सितारे ज़मीन पर आई थी, वो भी पिक्चर इसी पे रिलेटेड है। उसमें बताया गया है जो ऑटिज्म के बच्चे होते हैं तो उनकी लाइफ में क्या स्ट्रगल होते हैं, वो चीज़ें वहाँ पे दिखाई गई हैं। नेक्स्ट इज, डू यू थिंक मुगल पेंटिंग्स वेयर रियलिस्टिक आर्ट? गिव रीजन। तो क्या आपको लगता है कि रियलिस्टिक आर्ट थे? यस। क्योंकि मुगल आर्टिस्ट जो थे वो painted people, clothes, buildings and nature with very fine details showing careful observation of real life. तो मुगल आर्टिस्ट जो है वो कैसे पेंट करते थे, जो भी लोगों को, क्लोथ्स, बिल्डिंग, जो भी वो पेंट कर रहे हैं उसको माइन्यूट फाइन डिटेल्स के साथ पेंट किया जाता था ताकि वो रियल लगे। फेशियल्स, इमोशन एंड बॉडी पोजिशन वे आर शोन अप इन नेचुरल एंड लाइफ लाइक वे। तो जो भी वो फेस में इमोशंस, बॉडी पोजिशंस है
उसको नेचुरल दिखाते थे, ताकि मतलब वैसा लगता था कि हाँ सही में वो वहाँ पे ही पेंटिंग में ही है। तो बहुत सारी पेंटिंग्स में रियल इवेंट्स भी बताए गए हैं मुगल कोर्ट के, जैसे कि बैटल्स हो गया, कोई सेलिब्रेशन हो गया, हंटिंग शीन्स हो गए, या फिर डेली लाइफ। और यहाँ पे वो लाइट एंड शेडो भी यूज़ किया करते थे, ताकि जो फिगर है वो एक 3D इफेक्ट दे और एक रियलिस्टिक हो। अगर कोई इंसान यहाँ पे खड़ा हुआ है तो उसकी शेडो जो बन रही है उसको भी पेंटिंग में दिखाया जाता था, ताकि वो रियल लगे। नेक्स्ट इज व्हाट आर द स्पेशल फीचर्स ऑफ मुगल पेंटिंग्स, आइडेंटिफाई देम इन अ पेंटिंग बिफोर आंसरिंग। तो मुगल पेंटिंग्स के क्या स्पेशल फीचर्स होते थे? तो मुगल पेंटिंग हैज सेवरल स्पेशल फीचर्स, दे आर नोन फॉर फाइन डिटेलिंग। तो सबसे पहले तो जो भी पेंटिंग है उसमें बहुत ही माइन्यूट फाइन डिटेलिंग होती थी, ब्राइट कलर्स यूज होते थे, जो ह्यूमन फिगर्स है वो रियलिस्टिक रियल दिखते थे, और ब्यूटीफुली जो नेचर है, आसपास का जो नेचुरल चीज़ है उसको भी ब्यूटीफुली ड्रॉ किया जाता था, आर्किटेक्चर को भी। तो दे मेनली शो कोर्ट सीन्स। तो क्या क्या मेनली वहाँ पे दिखाया जाता था? कोर्ट में अगर कुछ चीज सीन हो रहा है, कोई सभा हो रही, उसको दिखाया जाता था, कोई लड़ाई है उसको, या फिर अगर राजा शिकार खेलने गया होगा, या तो फिर सिंपल से किंग का पोर्ट्रेट ही हुआ करता था। तो दे ऑल्सो ट्राई टू शो द डेप्थ यूजिंग पर्सपेक्टिव। तो पर्सपेक्टिव, अपने पर्सपेक्टिव से देख के जो भी वो देख रहे हैं उसको गहराई से नोटिस करके पेंटिंग में उतारा जाता था। और ये जो पेंटिंग है ये कंबाइन करते थे पर्शियन एंड एलिगेंस। तो जो पर्शिया से आए हुए थे, जो मुगल थे, तो इंडियन और पर्शिया इसको मिक्स करके ये पेंटिंग, रियलिस्टिक पेंटिंग बनाई जाती थी। और अगर हम टिपिकल मुगल पेंटिंग की बात करें तो हम यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आइडेंटिफाई कर सकते हैं? तो फीचर्स क्या होते थे? डेकोरेटिव बॉर्डर्स यूज होते थे, ड्रेसिंग की डिटेल्स बहुत अच्छे से होती थी, ज्वेलरी की, नेचुरल एक्सप्रेशन, केयरफुली पेंटेड बैकग्राउंड। तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत ही डिटेल से बताया जाता था। नेक्स्ट इज व्हाट इज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इस्लामिक आर्किटेक्चर टू रेनेसांस आर्किटेक्चर। तो क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है इस्लामिक आर्किटेक्चर का रिलायंस आर्किटेक्चर में? तो क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है? सबसे पहला, द इस्लामिक आर्किटेक्चर है वो इन्फ्लुएंस करता है रिलायंस आर्किटेक्चर को। कैसे? क्योंकि यूज हो रहा है, जो इस्लामिक आर्किटेक्चर में यूज क्या क्या होता था, आर्चर्स, डोम्स, मिनारेट्स, वॉल्स, ये सारे जो है अब रिनाइंसेस आर्किटेक्चर में भी यूज होने लगे। इट इंट्रोड्यूस्ड स्ट्रॉन्ग आइडियाज ऑफ ज्योमेट्रिकल डिजाइंस विच मेक बिल्डिंग्स लुक बैलेंस एंड ऑर्डरली। तो इस्लामिक आर्किटेक्चर से ज्योमेट्रिकल डिजाइंस उन्होंने यूज किए। सिमेट्री एंड प्रोपोर्शन यूज्ड इन इस्लामिक बिल्डिंग बिकेम मोर इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स इन रिनाइंसेस आर्किटेक्चर। जो सिमेट्री और प्रोपोर्शन जो इस्लामिक बिल्डिंग्स में यूज होती थी अब रिनाइंसेस आर्किटेक्चर में भी यूज होने लगी। तो डेकोरेटिव आइटम्स, एलिमेंट्स जो है जैसे कि टाइल वर्क, कैलीग्राफी, ये सब भी इंस्पायर्ड थे इस्लामिक आर्किटेक्चर से। और स्किलफुल यूज ऑफ लाइट एंड स्पेस। तो लाइट कैसे अंदर आनी चाहिए, कैसे उजाला होना चाहिए, स्पेस का कैसे यूज होना चाहिए, ये सारी चीजें भी इस्लामिक आर्किटेक्ट से आई थी। नेक्स्ट इज व्हाट इंप्रेशन डिड न्यू रिनाइंस आर्किटेक्चर सीक टू मेक एन ऑब्जर्वर। तो अगर हम एक ऑब्जर्वर है, हम देख रहे हैं और किसी रिनाइंस आर्किटेक्चर को, तो क्या हमको इंप्रेशन मिलता है? तो सबसे पहला है, तो रिनाइंस आर्किटेक्चर एम टू क्रिएट अ सीन ऑफ ब्यूटी एंड हार्मनी। बिल्डिंग्स जो है वो डिजाइन की जाती है बैलेंस, सिमेट्री और प्रोपोर्शन के साथ में। और ये क्या रिफ्लेक्ट करता है? एंशिएंट ग्रीक और रोमन आर्किटेक्चर को। द स्टाइल, ये जो स्टाइल है वो क्या दर्शाता है? जो पावर, वहाँ पे जो रूलर्स रूल करते थे उस समय, उनके पावर्स, और जो सिटीज थे उनके वेल्थ, वहाँ कितने वेल्दी रूलर्स होते थे, पावरफुल रूलर्स होते थे, उसको दर्शाते हैं। और हाईलाइट क्या करता है कि ह्यूमन कितना क्रिएटिव था उस ज़माने में, उनमें कितना कॉन्फिडेंस था। कॉन्फिडेंस की भी ज़रूरत है भाई, आज की डेट में अगर एक घर बनाना है उसके लिए भी क्रिएटिव और कॉन्फिडेंस होने की ज़रूरत है। तो उस समय इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और इतनी सुंदर सुंदर बिल्डिंग बनाने के लिए भी तो कॉन्फिडेंस और क्रिएटिविटी की ज़रूरत थी, और अचीवमेंट। ओके, नेक्स्ट इज द ग्रांड स्ट्रक्चर। बड़े बड़े जो स्ट्रक्चर्स हैं वो किस लिए बनाए जाते थे? ताकि वो लोगों को इम्प्रेस कर सके, इंस्पायर कर सके कि हाँ भाई इतना हम बना सकते हैं तो आप भी बना सकते हैं, लोग भी इंस्पायर हो, अच्छे काम करें। नेक्स्ट इज साइंटिफिक investigations were daily taken in Europe and India during Middle Ages. What could be the reason? तो आंसर्स जो है प्राय सेम ही रहते हैं। तो यहाँ पे क्यों इस तरीके का था, तो हमको ये बताना है कि जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस थे यूरोप और इंडिया में मिडिल एजेस में कम थे, क्यों ऐसा?
ऐसा क्यों? तो पहले सबसे पहला पॉइंट तो होता है स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑफ रिलीजन। तो जो रिलीजियस बिलीव थे वो हमेशा हमेशा से डोमिनेट करते थे लोगों की लोकल जो थिंकिंग थी, उनकी क्वेश्चनिंग करने की पावर जो थी उसको डिस्करेज कर देते थे। हाँ, लोगों का विचार ही यही था कि जो रिलीजियस टेक्स्ट है वही सही है, जो रिलीजियस लोग बोल रहे हैं वही सही है, इसलिए जो है वो अपने आप को सोचने से ही रोक देते थे। उसके बाद साइंटिफिक मेथड नहीं थे, तो कोई ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट्स नहीं होते थे, कोई लॉजिकल रीजनिंग नहीं होती थी उस समय, इसलिए भी जो है साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस कम थे। उसके बाद डिपेंडेंस ऑन ओल्ड अथॉरिटी, तो लोगों का यही बिलीव था कि एंशिएंट टेक्स्ट और स्कॉलर्स जो है वही सही है, उनको कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। उसके बाद लोग उतने एजुकेटेड भी नहीं थे, एजुकेशन जो था एक स्मॉलर सेक्शन जो सोसाइटी का था उसी तक लिमिटेड था, जो मॉन्क्स और स्कॉलर्स हैं वहीं तक था, इसलिए भी। नेक्स्ट इज व्हाट आर द कंट्रीब्यूशन ऑफ चाइना, इंडिया एंड अरब कंट्रीज टू द डेवलपमेंट ऑफ साइंस इन यूरोप। तो अगर हम यूरोप की बात करें, यूरोप में साइंस का डेवलपमेंट जो है उसमें इंडिया, चाइना और अरब का क्या कंट्रीब्यूशन है ये हमको बताना है। तो अलग अलग हम देखेंगे। तो कंट्रीब्यूशन जो चाइना का क्या है, तो चाइनीज ने क्या इन्वेंट किया, पेपर, प्रिंटिंग, गन पाउडर और कंपास, जिसको यूज करके यूरोप इतना आगे बढ़ा। उसके बाद पेपर और प्रिंटिंग के आने से जो नॉलेज है और बुक्स जो है वो यूरोप में फैली। उसके बाद कंपास भी चाइना ने इन्वेंट किया, जिससे यूरोपियन सीलर्स जो है उनको नेविगेशन और सी एक्सप्लोरेशन में मदद मिली। उसके बाद गन पाउडर के आने से जो वॉर है और मिलिट्री टेक्नोलॉजी है वो यूरोप में बढ़ी। उसके बाद इंडिया का कंट्रीब्यूशन, तो इंडिया ने जीरो का कंसेप्ट और डेसिमल सिस्टम लेके आए, जिसके कारण जो है मैथमेटिकल कैलकुलेशन आइडियाज ये ईजियर हुए यूरोपियंस के लिए। उसके बाद इंडियन स्कॉलर्स ने एस्ट्रोनॉमी और मेडिसिन में काफ़ी प्रोग्रेस किया, जो नॉलेज है वो यूरोप तक पहुंचा। उसके बाद जो नॉलेज है अलजेब्रा और ज्योमेट्री का वो यूरोप तक पहुंचा अरब स्कॉलर्स के थ्रू। उसके बाद अरब कंट्रीज़ का, तो अरब स्कॉलर्स जो है उन्होंने ग्रीक इंडियन और चाइनीज़ जो वर्क है उसको प्रिजर्व किया और ट्रांसलेट किया। उसके बाद इम्पॉर्टेंट एडवांसमेंट्स लेके आए मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, केमिस्ट्री और मेडिसिन में अलजेब्रा, ठीक है, और अरेबिक न्यूमरल्स जो है वो यूरोप तक पहुँचे। उसके बाद अरब यूनिवर्सिटी और लाइब्रेरीज जो है वो सेंटर ऑफ लर्निंग थे, दैट जो यूरोपियन को इन्फ्लुएंस किया। उसके बाद what was the importance of experiment, observation and calculation established in science? Can scientific knowledge progress without them? तो क्या इंपॉर्टेंस है जो हमने देखा, जो एक्सपेरिमेंट करते थे लोग, उसके बाद ऑब्जर्वेशन करते थे, कैलकुलेशन करते थे साइंस में, इसका क्या महत्व है? तो हम रेनेसांस के टाइम में अगर देखें तो साइंटिस्ट जो है वो ओल्ड बिलीव्स और ट्रेडिशंस को क्वेश्चन करने लग गए, जैसे कि हम चैप्टर में देखते आ रहे हैं। और उन्होंने क्या रियलाइज़ किया कि ये जो नॉलेज है वो सिर्फ मतलब फैक्ट्स पे बेस होता है, किसी की बातों पे नहीं। सिर्फ और सिर्फ कोई पहले से जो बोलते आए हैं वो उनको ब्लाइंडली हम बिलीव नहीं कर सकते। हमको हर चीज़ के लिए फैक्ट की ज़रूरत है। अगर कुछ चीज़ है तो उसके लिए लॉजिकल रीजनिंग की ज़रूरत है। ऑब्जर्वेशन क्या हेल्प किया साइंटिस्ट को कि वो नेचुरली स्टडी करे नेचर को केयरफुली और नोट करे कि एक्चुअली हो क्या रहा है। एक्सपेरिमेंट कंडक्ट होने लगे ताकि जो भी आइडियाज़ है उसको वो प्रूव कर सके वो करेक्ट है कि नहीं है। कैलकुलेशन और मैथमेटिक्स यूज़ किया जा रहा था ताकि वो रिजल्ट्स है उसको एक्यूरेटली मेजर कर सके, करेक्ट कंक्लूजन ड्रॉ कर सके। तो साइंटिस्ट जैसे कि गैलीलियो, न्यूटन, कोपरनिकस, इनके बारे में हमने फिजिक्स में पढ़ा है। इन्होंने शो किया कि साइंटिफिक लॉज जो है उसको प्रूव किया जा सकता है ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट और कैलकुलेशन का। और अगर हम बात करें साइंटिफिक नॉलेज कैन प्रोग्रेस विदाउट देम, नो, क्योंकि कोई भी ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट और कैलकुलेशन के बिना साइंटिफिक नॉलेज जो है हम उसको प्रोग्रेस नहीं कर सकते। क्योंकि ऑब्जर्वेशन में क्या है, हम किसी नेचुरल फिनोमिना को देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, नोट डाउन करते जा रहे हैं, ये ऑब्जर्वेशन होता है। एक्सपेरिमेंट मतलब हम जो भी आइडियाज उसको टेस्ट कर रहे हैं और वेरीफाई कर रहे हैं। कैलकुलेशन हम मेजरमेंट कर रहे हैं और एक्सप्लेन कर रहे हैं उन चीज़ों को साइंटिफिकली। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, why did European navigators set out on maritime expeditions? Why was science important for their sea voyages? तो यूरोपियन नेविगेटर्स क्यों जाते थे बाहर, है ना, समुद्री यात्रा में क्यों जाते थे और साइंस इसमें उनकी कैसे हेल्प करता था? क्यों जाते थे? ताकि वो नए रास्ते
जान सके एशिया तक आने के लिए, क्योंकि उनको चाइना से नॉलेज चाहिए, इंडिया से नॉलेज चाहिए। इंडिया के स्पाइसेस उस समय बहुत फेमस थे, चाइना की टेक्नोलॉजी उनकी बहुत फेमस थी, तो उनको नए सी रूट्स चाहिए थे ताकि वो एशिया तक आ सके। लैंड रूट्स क्या है, उस समय बहुत डेंजरस रहते थे और एक्सपेंसिव रहते थे, क्योंकि जो पावरफुल रूलर्स वहाँ पे उनको कंट्रोल कर रहे हैं वो बहुत बहुत ज़्यादा टैक्सेस भी मांगते थे। और हाई डिमांड्स थी स्पाइसेस की, इंडिया में स्पाइसेस की, चाइना से सिल्क की, गोल्ड, प्रेशियस गुड्स की, इसलिए भी वो आना चाहते थे। और यूरोपियन कंट्रीज जो है वो अपना व्यापार फैलाना चाहती थी ट्रेड और वेल्थ के लिए। उसके बाद उनका एम क्या था, वो नई नई लैंड्स की डिस्कवरी करे और अपनी वहाँ पे जाके कॉलोनीज बसा ले। अब साइंस इसमें क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एस्ट्रोनॉमी जो है हेल्प करता है सेलर्स को कि वो नई डायरेक्शंस जो है वो डायरेक्शंस स्टार्स को देख के डिटरमाइन कर सके। मैथमेटिक्स से उनको पता चलता है कि कैसे वो कैलकुलेट कर सके स्पीड, डिस्टेंस, डायरेक्शन, दैट्स ऑल। नेक्स्ट साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि कंपास, मैप्स, उससे उनका नेविगेशन ईजी हो गया। उसके बाद जो शिप बिल्डिंग टेक्निक्स है उसके इम्प्रूव करने से वो लंबी लंबी यात्राओं पे ईजिली जाने लग गए। तो यहाँ पे ये लास्ट क्वेश्चन था इस चैप्टर का। काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे, 3 पार्ट में हमने डिस्कस किया है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। वीडियो लेक्चर समझ में आया तो वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। अगर मेरे चैनल के वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करके बताएं मुझे कि वीडियो कैसा लगा है। इसके 2 पार्ट्स भी हैं जिसे आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकती हैं, 2 जो स्टार्टिंग के पॉइंट्स हैं उसको, क्योंकि काफ़ी जो स्टूडेंट्स हैं मुझे कमेंट करते हैं कि दूसरा पार्ट कहाँ है, तीसरा पार्ट कहाँ है। प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइए, है ना। आप अगर मोबाइल से देख रहे हैं तो मोबाइल में ऑप्शन रहता है प्लेलिस्ट में जाने का। मेरे चैनल पे जाइए, चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाने के बाद आप देखेंगे जो क्लास 9 का बना हुआ है प्लेलिस्ट, आप वहाँ पे जाएंगे, आपको चैप्टर वाइज सारे जो वीडियोस है वो मिल जाएंगे। इधर उधर आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है, सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे चैनल पे जाइए और पूरा सर्च करके देखिए कहाँ पे क्या वीडियोस हैं। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय ऑल।